तो दोस्तों आज एक बार फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए हैं। आई होप कि आपको बढ़िया लगेगी। कहानी की शुरुआत होती है तो हमें बिगड़ा हुआ मौसम हमें दिखाया जाता है। उसी बिगड़े हुए मौसम के नीचे खून की नदियां बह रही थी। उसी नदी के आसपास लाशें पड़ी हुई थी। तो उसी लाशों में से एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में खंजर लेके कहती है, क्विंग फैन तुम सच में कुछ अलग हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट चल रहा है। इसके बावजूद भी तुमने एशियंट गॉड राइन को क्लियर कर लिया। 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट का मतलब है कि तुम्हारी उम्र 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। तो फिर वो लड़की कंटिन्यू करती है, भले ही इस गॉड्स रून को तुमने क्लियर किया हो, बट ये डिवाइन ऑटोफेड IF जजमेंट मैं ले रही हूँ। तो फिर दूसरी साइड क्विंग फैन की हालत काफी खराब होती है। वो अपनी घायल अवस्था में कहता है, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तुम्हारा भाई हूँ, इस समय पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने तो क्विंग फैंग की आंखें बाहर निकालनी। तो फिर वो लड़की ये कहती है कि तुम खुद को मेरे भाई बुलाते हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो बस मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपना भाई बुलाते हो। तो फिर तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि कहता है, शाओ यू, इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसे देख के उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ब्रदर सन फेल। और ये साउफाई कहता है, हाँ ये तुम्हारा सो कोल्ड ब्रदर, चलो काम तो आया। तो फिर वो क्विंग फैन को कहता है कि इस बार तो मुझे सच में तुम्हें थैंक यू कर देना चाहिए, वरना तुम्हारी हेल्प के बिना तो मुझे लगता है कि हम दोनों को डिवाइन ऑटोफेड कभी नहीं मिलता। तो फिर इसके बाद क्विंग फैन की वो आंखें भी अपने पास रख लेता है। तो फिर वो कहता है कि ये सोल स्टीलिंग ब्लेड जो तुम्हारी बॉडी में धसी हुई है, वो एक ही बार में तुम्हारी लाइफ स्पेन को चूस लेती है। इसे पाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो बताओ हमारा फेयरवेल गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? इस तरफ भाई हमारा MC गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहता है, क्यों साउ यू, मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के जाने के बाद इतना बड़ा किया, स्कूल में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, जब ये गेम इस दुनिया पर डिसेंड हुआ मैंने पता नहीं कितनी बार अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, मैंने सच में तुम्हें मिस यूज किया डियर सिस्टर। तो फिर तभी उसकी सिस्टर कहती है, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद तुम हमेशा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते थे, मुझे एक बॉस की तरह कमांड देते थे, तुमने मेरी लाइफ को कंट्रोल किया। पहले सनफाई और मुझे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास डिवाइन ऑटोफेक्ट है। तो फिर तभी साउफाई अपनी दोनों तलवार लेके MC के ऊपर छलांग लगाता है। तो फिर कहता है कि अब शांति से मर भी जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की अच्छी देखभाल करूंगा। तो फिर तभी MC कहता है कि भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तो फिर अगले ही सीन में साउफाई MC की गर्दन को हवा में उड़ा देता है। तो फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि 2025 में गॉड फॉरसेकन गेम हमारी दुनिया के साथ जुड़ गया है। जैसे ही कोई गहरी नींद में सोता है, तुरंत ही वो उस गेम से खींच लिया जाएगा। उस गेम की इकलौती करेंसी थी लाइफ स्पैन, मतलब किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी मिलती, खुद के मरने से ये तुम्हारी जिंदगी खो भी जाती। इस गेम के प्लेयर्स लाइफ स्पैन को खर्च करके अपनी एबिलिटी को रियल वर्ल्ड में भी ला सकते हैं, और ये ताकतवर लोग अपने खाली हाथों से टैंक तक को भी फाड़ सकते हैं, और एक तलवार से प्लेन के 2 टुकड़े भी कर सकते थे। इतना ही नहीं, अपनी बॉडी पर न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को भी झेल सकते थे। इसी टाइम से ये दुनिया काफी तेज बदलने लगी, चारों तरफ तबाही मचने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, और इसके बावजूद मुश्किल से टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउस बना। मैंने अनगिनत खतरों को पार करके मुश्किल से काउंटलेस बार अपनी जिंदगी को बचाया, और उसके बाद फिर फाइनली गॉड्स रून को कॉन्कर किया, यानी कि मैं जीता, और इसके रिवार्ड में मुझे एक डिवाइन ऑटोफाई ऑफ जजमेंट मिला। एटलीस्ट मैं पीक तक पहुंचने के लिए क्लासिफाइड था, पर आखिर किसने ये सोचा था सक्सेस का प्राइस मेरी खुद की फैमिली से ही धोखा होगा। तो मेरे सारे एफर्ट, मेरा सारा स्ट्रगल मेरी सिस्टर की जिंदगी के लिए बस एक इंटरफेयर थे, और मेरा सारा हार्डवर्क, मेरे सारे स्ट्रगल किसी और की सक्सेस के लिए रास्ता बना रहे थे। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं ये जिंदगी दोबारा जी पाता तो मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता, अपने लिए जीता। तो फिर तभी हमें चारों तरफ हमें अंधेरा दिखाया होता है, उसी अंधेरे के बीच निकलती है एक चांदनी, चांदनी के नीचे हमारा MC बैठा होता है, यानी कि सो रहा होता है। तो फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। तो फिर तभी वो उठता है, वो एकदम से हैरान हो जाता है। तो फिर तभी वो कहता है, ये क्या है, ये क्या है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? फिर उसको पता चलता है कि ये तो रियल वर्ल्ड है। तो फिर वो अपने गर्दन पे हाथ फेरते हुए अपने फोन को खोलता है। तो फिर वो चेक करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है कि मैं तो मर नहीं गया था। वो देखता है कि इसमें साल 2025 क्यों दिखा रहा है। तो फिर जैसे ही वो बाहर देखता है, वो देखता है कि लाइटें चमक रही होती हैं पूरे शहर में। तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं रीबोर्न हो चुका हूँ? तो क्या मैं 9 साल समय से पीछे आ गया कि जब गॉड्स ऑफ सेकंड गेम डिसेंड हुआ था? तो फिर तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि उसकी बहन स्कूल ड्रेस में
लात मार के दरवाजा खोलती है। वो अपने भाई को देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो फिर वो कहती है, क्योंकि फैन तुम घर पे हो लेकिन फिर भी तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। लेकिन एमसी तो आराम से कॉफी पी रहा था और साथ में अपनी बहन को देखते हुए याद करता है, हाँ मुझे अब याद आया, जब सर सिकन गेम इस दुनिया में आया था उसी दिन मेरा अपनी बहन से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था उस सॉन्ग फाई की वजह से। और वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है, जहाँ उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से से डस्टबिन सब बाहर फेंकने लगती है और वो जोर से चिल्लाती है, मैं तो बस उसे सपोर्ट करने के लिए गई थी, तुम इसमें इतनी बड़ी डील क्यों बना रहे हो। तुम्हें तो समझ में नहीं आता कि ब्रदर सफाई अब कितनी बड़ी डिफिकल्टी में हो और उस टाइम पे तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर एमसी तभी अपने मन में सोची था कि गेम डिफेंड होने से पहले ये साहू भाई एक अंडरग्राउंड आइडल था और मेरी बहन साहू इसकी ग्रेट फैन है। साहू भाई ऊपर से तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम, बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस लगता है, बाहर से देखने में काफी अच्छा इंसान लगता है लेकिन अंदर से बिल्कुल घटिया इंसान है। इसने कई सारी लड़कियों को ट्रिक किया, उसके पैसे सब कुछ उनका नोच लिया और साथ ही उनकी बॉडी तक को भी बेच दिया। मेरी बहन साहू को धोखा ना मिले तो इसीलिए मैं उसे उसके आसपास भी भड़कने नहीं देता। तो फिर यहाँ पर एमसी अपने पास्ट को याद कर ही रहा होता है। तो फिर तभी वो लड़की उंगली उठा के कहती है, तो फिर कहती है कि क्या तुझे सुनाई नहीं देता, मैं तुम्हारे सामने इतनी तेज चिल्ला रही हूँ लेकिन फिर भी तुम एक्ट क्यों नहीं करते, तुम तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ कि मेरा ब्रदर साउफाई टॉप रैंक से इस महीने नीचे गिर चुके हैं, तो अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए उसका रैंक ऊपर करने के लिए। तो फिर तभी एमसी एक कमाल का चांटा लगाता है अपनी बहन के ऊपर। ये चांटा इतना जोर से लगा कि वो लड़की पीछे गिर गई और उसका फेस तो एकदम से फूल गया, बिल्कुल खून निकलने लगा। तो फिर वो लड़की कांपने लगती है। तो फिर तभी वो कहती है कि क्यों फैन तुमने मुझे मारा। तो फिर एकदम से एमसी का अंदर का शैतान जाग जाता है। तो फिर वो कहता है, ना तो मेरे पास मूड है और ना ही मेरे पास टाइम है तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने का, तो अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही भौंकती रहोगी तो मैं तुम्हारे थोपड़े को इसी जगह पर मसल दूंगा। तो फिर तभी एमसी उसके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड फेंकता है। तो फिर एमसी कहता है कि ये सारा पैसा तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे, भले ही मैंने पिछले टाइम में काफी मुश्किल टाइम देखा है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने 1 रुपया भी इसे लिया हो, यानी कि सिंगल सेंट भी मैंने खर्च नहीं किया और आज मैं ये तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स के नाम पर मैं तेरे लेवल तक तो नहीं गिरूंगा, लेकिन तुम याद रखना आज से मेरे क्यूंग फैन के पास तेरे जैसी कोई सिस्टर नहीं है। तो फिर एमसी इतना कह के गेट लगा के वहां से निकल जाता है। तो फिर उसकी बहन वहां पे रोती रहती है। तो फिर एमसी तभी दूसरे रूम में आ जाता है। तो फिर वो अपने मन में सोचता है, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में साउयू को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, बहुत सारे सीक्रेट डेंजर्स डेंजर्स जिन्हें पाने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है लेकिन फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया। तो अब मैं सोचता हूँ कि बिना इस बर्डन के मैं कितने आगे तक जा सकता हूँ। तो फिर तभी एमसी स्लीपिंग पिल्स का यूज करता है और ऑब्वियसली उसके बाद तो उन्होंने सोना ही था और वो गहरी नींद से अपनी गेम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर वो पानी पी के कहता है कि इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी से अंडरस्टैंडिंग का यूज करके सब लोगों से मैं आगे रहूंगा। शाओयू अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, अब तुम खुद पे डिपेंड रहोगी और सॉन्ग फाई मैं तुम्हारा पर्सनली सिर लेने आ रहा हूँ। तो फिर इतना कह के वो गहरी नींद में सो जाता है। तो फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी किसी पानी वाली जगह पे होता है, यानी कि उसके पास पानी ही पानी होता है। तो फिर तभी एमसी एक दरवाजे से अंदर आता है। तो फिर वो तभी आसपास देखते हुए कहता है कि ये तो करियर चॉइस हॉल है, मैंने इसे बहुत मिस किया। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मैं काफी नर्वस था, मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि किसी करेक्टर का करियर चूज करने में मुझे घंटों लग गए थे और वापस निकलने में भी मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो फिर तभी वो किसी वॉरियर प्रोफेशन के सामने आता है। तो फिर वो हमें बताता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में मैंने घंटों तक सोच के वॉरियर प्रोफेशन को चूज किया था क्योंकि मुझे साउयू को प्रोटेक्ट करना था। भले ही वॉरियर प्रोफेशन ज्यादा कमजोर तो नहीं होता लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं बिना कवेन साउयू के बर्डन के मैं अब अकेले ज्यादा तेजी से ये क्लियर कर लूंगा। इस गेम में मोबिलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है अब ये तय रहा। तो फिर तभी वो एक असैसन करेक्टर के सामने आता है। तो फिर वो कहता है कि इस जिंदगी में मैं असैसन बनूंगा। तो फिर जैसे ही वो असैसन करेक्टर के ऊपर क्लिक करता है तो फिर उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट हैज बीन सक्सेसफुल बाउंड। तो फिर ये सब कुछ देख के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी। तो फिर जैसे वो अपने पीछे देखता है वो देखता है कि एक बहुत बड़ी आग, चमचमाती हुई आग ओपन हो जाती है। तो फिर तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेटेड। तो फिर इसके साथ ही एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम्हें एक यूनिक एट्रीब्यूट मिला है अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव अथॉरिटी होगी, यानी कि ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। तो फिर इसके इफेक्ट के तौर पे जैसे हमारा एमसी फॉरसिकन गेम में एंटर करेगा उसको तुरंत ही हाईएस्ट लेवल का प्रोफेशन और हाईएस्ट लेवल का टैलेंट दिया जाएगा। तो फिर एमसी
एकदम से खुश हो जाता है। तो फिर तभी वो कहता है कि क्या आई ऑफ जजमेंट मेरे साथ खुद से ही जुड़ गया है। मेरे रिबर्थ के बाद तो ऐसा हो सकता है जब तक आर्टिफैक्ट अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है तब तक भले ही इस आर्टिफैक्ट को कोई चुरा ही ले, ये यूजलेस होगा। शायद मेरा रीबर्थ भी इसी वजह से हुआ है। तो तभी एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि बहुत ही ज्यादा डार्क कलर के स्पाइक्स उसकी बॉडी के अंदर जा रहे थे। इसके पहले वो कुछ कर पाता, लेकिन सारे के सारे जो डार्क स्पाइक्स थे उसकी बॉडी के अंदर ही चले गए थे। ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस खुद से एमसी के साथ जुड़ना चाहती है। तो तभी एक बार फिर से नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको एक हिडन प्रोफेशन मिला है, ये सिंक्रोनाइजेशन किया जा रहा है। तो फिर इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो तभी इस डार्कनेस के अंदर से एमसी का हाथ बाहर आता है। तो एक बार फिर से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अब तुम शैडो बन चुके हो। तो तभी एमसी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके बाहर आता है। उसकी बॉडी के अंदर से शैडोज बाहर आ रहे थे, उसके बाल भी सफेद हो गए थे। तो फिर वो अपनी नई पावर को फील करते हुए कहता है, तो ये असेंशन के लिए हाईएस्ट टीयर हिडन प्रोफेशन। ये तो मेरे पिछली जिंदगी में मैंने चुने गए वॉरियर प्रोफेशन से भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस प्रोफेशन के मिलते ही मुझे इतनी ज्यादा ताकत फील हो रही है। और वो अपनी आंखों को चेक करते हुए बोलता है कि हर प्रोफेशन में बहुत ज्यादा छोटा चांस होता है कि हाईएस्ट ईयर का हिडन प्रोफेशन अनलॉक हो जाए, और मेरी अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इसी छोटे से चांस को पूरे पक्का कर चुकी है। तो आखिर ये चीज क्या है? तो फिर तभी अपना भाई एमसी आसमान में उड़ने लगता है, उसके पीछे आंख जैसा ओपन होता है। तो फिर तभी उसके सामने दो नोटिफिकेशन आती हैं। तो पहले में लिखा होता है कि अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जेन्युइन एशियन और प्राइमिनल अथॉरिटी है। इसकी ताकत रूल्स और ऑर्डर को सप्रेस्ड करती है। तुम टेम्परेरी तो इस पावर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास डिविनिटी नहीं है, तो एक्टिवली तुम इसका यूज नहीं कर सकते, पर इसके पैसिव फीचर अनलॉक हो चुके हैं। इसे देख के एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तो फिर वो कहते हैं कि क्या प्राइमिनल अथॉरिटी ये रूल्स और ऑर्डर को सप्रेस्ड करती है? मेरी पिछली जिंदगी में गॉड ऑफ सेकंड गेम के 7वें साल में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर इस गॉड अमेडेट रिलम को छोड़ के रिलम ऑफ ऑर्डर में चला गया था। इसके बाद ह्यूमैनिटी को पता चला था कि इस दुनिया में ऑर्डर्स की पावर एग्जिस्ट करती है, लेकिन इनफैक्ट इसके बाद कोई ऐसा प्लेयर आया ही नहीं जिसे पावर ऑफ ऑर्डर्स मिली। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि अभी तो मैंने अपनी जर्नी को बस स्टार्ट किया था और मुझे अभी से एक प्राइमिनल अथॉरिटी मिल गई जो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को सप्रेस करती है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही मैं गॉड फॉर सेकंड लैंड को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और मैं डिविनिटी को हासिल कर लूं, तो फिर वैसे ही मैं इस आई को एक्टिवली यूज कर सकता हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का अब नया गोल मुझे मिल चुका है। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमें पता चलता है कि प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है, अब आप अपना एलियस चुनो। तो फिर एमएससी कहता है कि एलियस चलो ठीक है, अब मेरा प्रोफेशन शैडो से जन्म है तो मैं अपना नाम भी शैडो ही रख लेता हूं। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि अब एलियस है शैडो और अब तुम गॉड फॉर सेकंड लैंड में एंटर कर रहे हो। तो फिर तभी एक आवाज आती है, ये बंजर जमीन अनगिनत मॉन्स्टरों से भरी पड़ी है, थोड़ा अलर्ट रहना, तुम्हें पूरी तरह से चीर फाड़ के रख देंगे ये, और वो तुम्हारी लाइफ स्पेन को चुराने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यहाँ टाउन छोड़ के और मॉन्स्टर को मारने पर तुम्हें ट्रेडेबल लाइफ स्पेन मिलेगी जिसे तुम ट्रेड कर पाओगे, और अगर तुम इस गेम में मरते हो तो तुम आधी लाइफ स्पैम खो दोगे। तो फिर तभी हमारा एमसी एकदम शैडो की झक्कास एंट्री के साथ अपने टाउन से ट्रेवल करते आ चुका था। तो फिर तभी एमसी को बताया जाता है कि ये एरिया है शेल टाउन, एक ऐसा सेफ जोन जिसमें कोई मॉन्स्टर नहीं है और प्लेयर्स भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते, और लाइफ स्पेन को लूज करने की स्पीड है 1x, यानी कि जिस तरह तुम्हारी रियल लाइफ में जिंदगी गुजरती रहती है सेम वैसे ही यहाँ होगा। तो फिर तभी हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि क्या ये कौन सी जगह है, ये प्रोफेशन एलिस क्या चीज है, तो दूसरा कहता है मैं तो नाइट शिफ्ट करके आया हूं, शायद मैं तो हेलुसिनेट कर रहा हूं। इन्हें देख के हमारा एमसी सोचता है कि क्या इतने सारे लोग पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, जल्दी यहाँ पर अलग अलग जगहों से अलग अलग कंट्री से पावरफुल लोग भी यहाँ पर आएंगे जो लॉ ऑफ ऑर्डर को पूरी तरह से इस दुनिया में बदल देंगे। तो फिर तभी लोग एमसी को देख के कहते हैं आखिर ये किस तरह का प्रोफेशन है और ये हमसे इतना ज्यादा अलग कैसे लग रहा है। कहता है इसके हाथ से डेगर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक असैसिन है, और साथ में एक असैसिन भी खड़ा होता है, और फिर वो कहता है कि मैं तो असैसिन हूँ, इसकी तरह मैं कूल क्यों नहीं लग रहा, इसके स्टेटस में देखो इसके पास तो स्किल्स भी हैं। तो फिर एमसी सोचता है कि अगर मैं उस कंट्री के पावरफुल लोगों से आगे रहना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके उनसे भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती, मेरे पास अब समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जैसे वो आगे बढ़ता है उसके सामने एक लाइट चमकती है और वो अपना मुंह ढक लेता है। तो फिर हम सामने देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी बुरी बुरी हालत में यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आए थे। सब लोग चिल्लाने लगते हैं वो जंगली मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर था, बस एक बाइट से उसने हमारी आधी टीम को खत्म कर दिया, हम उससे कैसे फाइट कर सकते हैं, वो तो एक लेवल 1 का क्रोल था, हमारी पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी हमने सिर्फ एक दिन की ही उसकी
हेल्थ कम की थी। तो फिर उसी में से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है मेरी लाइफ स्पैम, मैंने आधी जिंदगी की लाइफ स्पैम अब खत्म कर दी है। तो फिर ये सारे लोग एक लड़की के पास आते हैं। तो फिर तभी वो कहते हैं कि सिस्टर लीज अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, काफी ज्यादा परेशान रहती है। तो फिर वो एमएससी की तरफ देखती है क्योंकि बहुत ही अजीब लग रहा था। तो फिर तभी हमारा एमएससी सोचता है कि एक ऐसा आचार जिसके पास छोटा बो और एरस लगता है इसके पास भी कोई हिडन प्रोफेशन है। फिर ये लड़की एक घमंडी मुस्कुराते हुए एक साथ अपने एमसी के पास आती है और वो कहती है बिग ब्रदर लगता है तुम्हारे पास भी एक हिडन क्लास है, तो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। बाहर के मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। एक मॉन्स्टर ने तो हमें एक ही बार में पूरी तरह से खत्म कर दिया था। हम उन्हें अकेले के दम पर हैंडल नहीं कर सकते, हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो फिर एमसी सोचता है कि क्या एक्सपीरियंस, मरने का एक्सपीरियंस। तो फिर वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, इतना कह के वो आगे निकल जाता है। तो फिर तभी जो उसके जो टीम मेंबर होते हैं वो कहते हैं, वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं क्या इतना ज्यादा प्रटेंड कर रहा है, अगर हम 5 उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो अकेला क्या कर लेगा। हमने तुमसे कहा ना कि बाहर के मॉन्स्टर कितने ज्यादा खतरनाक हैं, तुम तो बस अकेला जाके मरने के बारे में सोच रहे हो। तो फिर एक बंदा थोड़ा चालू था और वो कहता है ज्यादा इसके ऊपर चिंता मत करो क्योंकि ये एक हिडन क्लास का नोबल बंदा है, अगर ये वहाँ पर उसको बीट भी नहीं कर पाया तो ये भाग के तो वहां से आ ही सकता है। तो फिर वो लड़की एमएससी का स्टेटस चेक करते हैं, वो देखते हैं कि इसका नाम शैडो है। तो फिर लड़की कहती है कि कितना हाई एक्ट कर रहा है। फिर वो लड़की अपने लोगों से कहती है तो चलो हम इसी को फॉलो करते हैं, देखते हैं इसके पास कौन कौन सी स्किल है, हो सकता है कि इससे हमें इन मॉन्स्टर के ऊपर कोई नई जानकारी मिल जाए, और हाँ ये भी हो सकता है कि हम इसे मरते हुए भी देखें। तो फिर इसके बाद हमारा एमसी मॉन्स्टर हंट पे निकल चुका है। तो फिर पीछे उसकी वो लड़की भी आ रही होती है। तो फिर वो लड़की कहती है लैंड अबेंडेंड बाय गॉड्स, ये प्लेस बहुत जरा शांत है लेकिन ये प्लेस काफी खतरनाक है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, पर मेरे पास सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने जल्दी एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया। इसके बावजूद इस बिगनर विलेज के निकलते ही जो हमें सबसे पहले मॉन्स्टर मिला उसी ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो पक्का कोई ऐसा एनिमी नहीं है जिसे हम जैसे लेवल 1 के प्लेयर सामना कर सके। और साथ में ये लोग भी एमएससी का पीछा करते करते अपने मन में सोच रहे होते हैं कि उस बंदे का स्टार्टिंग वेपन भी डिफरेंट है, मेरा तो एक डेंगर है, उसके पास एक शॉर्ट ब्लेड भी है, इतना ही नहीं उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा है, जबकि मैं एक असेंशियन हूँ तो मेरी एजिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसका आउटफिट भी हमसे पूरी तरह से अलग है। तो फिर वो लड़की भी अपने मन में सोचती है कि ये शैडो वाला बंदा जरूर एक बहुत ही एम्यूजियल प्लेयर है, इसे फॉलो करने से हमें जरूर कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तभी हमारा एमएससी पीछे की तरफ देखने लगता है। तो फिर वो लड़की पेड़ के पीछे चुप हो जाती है। तो फिर वो लड़की कहती है कि क्या इसने हमें नोटिस कर लिया। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमएससी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्नेक को इस्तेमाल करता है, जिससे वो शैडो में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो फिर वो जो उसके जो पीछे लोग होते हैं वो कहते हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया, ये तो गायब ही हो गया, ये पक्का कोई स्टेल्थ स्किल होगी जो स्किल हमें शुरुआत में मिलती है और जो हमें इनविजिबिलिटी ग्रांट करती है, ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड नहीं है, आखिर उसके पास किस तरह की क्लास है। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमएससी इन लोगों से थोड़ी सी दूरी पर था तो उनकी सारी बातों वो सुन रहा था। तो फिर वो लोग बात कर रहे होते कि चलो हाथ छोड़ो, चलो हम टाउन में चलते हैं, हमारी लाइफ स्पैन पहले ही हादी हो चुकी है, चलो अंदर जाके खुद को इम्प्रूव करने का कोई तरीके ढूंढते हैं, चलो देखते हैं अंदर जाके कोई हिडन रिवॉर्ड्स या फिर कोई ट्रेयर चेस्ट या कोई एनपीसी मिल जाए। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमएससी अपनी 2 स्किल का यूज कर रहा होता है, शैडो स्नीक और शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक एक नॉर्मल स्टेल्थ एबिलिटी है जिससे हम कुछ टाइम के लिए इनविजिबल हो जाते हैं और अटैक करने से हमारी इनविजिबिलिटी टूट जाएगी, और स्टेल्थ टूटने के बाद जो तुम्हारा पहला हमला होगा उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेल्थ मैजेस्टी ये तुम्हारी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करती है और इसका लेवल भी 1 से बढ़ा देती है। तो फिर अपना एमएससी सोचता है कि ये लोग तो क्या, मुझे तो कोई मॉन्स्टर भी अभी आसानी से नहीं देख सकता, कोई अर्ली गेम में तो मुझे नोटिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कोई नॉर्मल असेंशन तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पर मेरी शैडो क्लास मुझे एक ऐसी यूनिक स्टेल्थ मैजेस्टी देती है जिससे अभी इस गेम के शुरुआती दौर में किसी मॉन्स्टर के लिए मुझे डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बेवकूफ बच्चों, इस बिगनर टाउन में तुम्हें खुद की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ये बस प्लेयर के लिए एक शुरुआती शेल्टर है। तो फिर एमएससी यहाँ से निकल जाता है। तो फिर तभी सीन थोड़ी देर के बाद का आ जाता है जहाँ पर हमारा एमएससी कहता है कि मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो रही है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं है, पर इसमें एक बात अच्छी है, जैसे ही मैं अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता हूँ इसकी कूल डाउन का टाइम शुरू हो जाता है, बस अब मैं कुछ सेकंड और वेट करूँगा और उसी में मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर पाऊँगा। तो फिर हमें पहली बार एमएससी का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका कोड नेम शैडो क्लास है। एमएससी के स्टेटस में नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है, 75 ईयर की ट्रेडेबल लाइफ है, स्पैम 0 स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3 और एजिलिटी 10+8, स्प्रिट 10+5। और ये देख के अपना एमएससी बताता है
सभी प्लेयर्स के स्टेट शुरुआत में 10 से ही शुरू होते हैं और हर क्लास उन्हें डिफरेंट अमाउंट का बोनस देता है। पिछली ज़िंदगी में मेरे वॉरियर प्रोफेशन में मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में 3+ बोनस दिया था, पर इस बार की मेरी शैडो क्लास ने मेरे स्टेट को बूस्ट कर दिया है और मेरी एजिलिटी तो पूरे के पूरे 8 से बढ़ी है। अभी मेरे पास फ्री 5 एटिबल पॉइंट्स हैं। ज़्यादातर प्लेयर इन्हें स्ट्रेंथ और स्प्रिट में ऐड करते हैं ताकि उनकी फिजिकल और मैजिकल अटैक पावर बूस्ट हो जाए, पर यह एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और वो अपने 5 के 5 एटिबल पॉइंट्स को एजिलिटी में ही ऐड कर लेता है और फिर वो कहता है कि ये एजिलिटी ही सब कुछ है। शुरुआती गेम में भले ही तुम कुछ भी करके अपने स्टेट को कितने ही ज़्यादा कर लो, मॉन्स्टर प्लेयर के ऊपर ओवरवेलमिंग डैमेज डील करते हैं बिना खुद भी एक भी डैमेज लिए। इन मॉन्स्टर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी को बूस्ट करके और अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो फिर तभी भाई हमारे एमएससी को एक आवाज़ आती है, तो यहाँ पर वो सामने देखता है कि एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर था, उसके अंदर से एक अजीब सी लाइट चमक रही थी। तो फिर तभी उसके स्टेट्स में दिखाया जाता है कि ये लेवल 1 का क्रॉलर है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये अभी अपनी इवॉल्विंग स्टेज में है। तो फिर इसे देख के हमारा एमएससी कहता है कि ये क्रॉलर ये अभी अपनी लाइफ स्पैन को अब्सॉर्ब कर रहा है, ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिससे उन 4 प्लेयर्स की टीम को खत्म कर दिया था। उस क्रॉलर ने एमएससी को नोटिस कर लिया था, तो फिर इसीलिए वो पागलों की तरह एमएससी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर तभी हमारा एमएससी इसको कैलकुलेट कर रहा था, तो वो कहता है इसके ऊपर अब भी थोड़ा सा डैमेज है, मतलब उस ग्रुप ने इसकी हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कम कर ही दिया। और वो हमें बताता है कि मॉन्स्टर प्लेयर्स को मार के उनकी लाइफ स्पैन चुरा लेते हैं और जब ये इनफ लाइफ स्पैन अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वो मॉन्स्टर अपनी एमएससी के ऊपर हमला करता है, तो फिर तभी हमारा एमएससी अपनी हाई एजिलिटी की मदद से डॉज कर लेता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और शेडो निकलने लगते हैं और वो देखते देखते शेडो में गायब होने लगता है। उस मॉन्स्टर के सामने ही एमएससी शेडो जी में बदल के गायब हो गया था। ये मॉन्स्टर आसपास देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो फिर तभी उसके ऊपर हमें एक शेडोज दिखाए जाते हैं। तो फिर एमएससी आसमान में ही अपनी स्टेल्थ को तोड़ते हुए स्नीक अटैक का यूज करता है और फिर एक ही हमले में वो मॉन्स्टर को मार देता है। तो फिर तभी एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा होता है कि तुमने 174 का डैमेज किया है और तुमने एक लेवल 1 क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और फिर तभी हमारा एमएससी अपने मन में सोचता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इसे मैं 1 शॉट में ही खत्म कर दूंगा। जरूर मुझे ये पता था कि इसकी गर्दन पे अगर मैं मारूंगा तो ये क्रिटिकल हिट पड़ेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है बैक स्टेप के बारे में, अगर तुम किसी की ऐसी जगह पे हमला करते हो जहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख ही ना पाए तो तुम्हारा डैमेज डबल हो जाएगा। यानी कि भाई अगर हमारा एमएससी छुप के हमला करेगा किसी के भी ऊपर तो फिर उसका डैमेज डबल हो जाएगा। तो फिर तभी एमएससी कहता है अच्छा ऐसे हुआ, मेरी बैक स्टेप स्किल भी मेरी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई है और मेरी खतरनाक डैमेज मल्टीप्लेयर अप्लाई हो गया था। तो फिर वो इसी को देखते हुए अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो एक वॉरियर था और फिर अगर वो क्रिटिकल अटैक भी करे तो भी 40 का डैमेज होता था। उसको एक क्रॉलर को मारने में सदियां लग जाती और प्रोसेसिंग के टाइम पे तो इसकी जिंदगी भी खतरे में बढ़ जाती। लेकिन अब जैसे ही वो क्रॉलर से मिली हुई ताकत को मसलता है तो फिर तब एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें 3 दिन के लिए ट्रेडेबल लाइफ स्पैन दी गई है, साथ ही 54 साल 155 दिन के लिए नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। ट्रेडेबल लाइफ स्पैन जिससे वो सौदा कर सकता है और जो नॉन ट्रेडेबल है उससे वो सौदा नहीं कर सकता। तो फिर तभी भाई हमारा एमएससी कहता है थे जबकि हर एक ने मेरे हिसाब से 20 से 30 साल तक लाइफ स्पैन यहाँ पे छोड़ की, लेकिन क्लोरा ने इसको अब्सॉर्ब कर लिया, इसीलिए मुझे 54 साल की एज मिली है और नॉन ट्रेडेबल ये मेरे अभी किसी काम के लिए नहीं है। तो फिर तभी वो देखता है कि एक नोटिफिकेशन आता है, वो देखता है कि उसकी आई एक्टिवेट हो चुकी है। तो फिर एक नोटिफिकेशन में हमें बताया जाता है कि आई ऑफ जजमेंट अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है। तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है, एंडलेस इन्फिनिटी एवोल्यूशन। ये एक प्राइमल टैलेंट है, तो जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहां तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ एवोल्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। इन एवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 एवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे। तो अगर तुम किसी बॉस क्लास मास्टर को हराओगे तो तुम्हें एवोल्यूशन पॉइंट गारंटी मिलेंगे। तो ये देख के एमएससी हमारा बिल्कुल खुश हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि क्या इन्फिनिट एवोल्यूशन, मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ। इसके बारे में तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी नहीं सुना। पिछली जिंदगी में भी जैसे ही हम किसी मॉन्स्टर को मारते थे तो उसके जो अपग्रेड थे वो फिक्स रहते थे, ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि हम इसको इम्प्रूव कर पाए। लेकिन ये पावर तो सच में कमाल की है, ये पावर तो सच में रूल्स और रेगुलेशन से अलग है। तो ठीक है, तो अब सबसे पहले हम शैडो स्नीक और बैक स्टेप को
अपग्रेड करेंगे। तो तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 4 एवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए हैं और सक्सेसफुली ये स्किल्स अपग्रेड हो चुकी हैं। तो फिर इसके बाद उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी शैडो स्नेक, जो कि नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकंड से 16 सेकंड हो चुकी है। स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था जो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूल डाउन रिड्यूस 28 से 26 सेकंड हो चुका है। बैकस्टेज स्किल जो कि एक पैसिव इंफीरियर ग्रेड की स्किल है, अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल बन चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10 पार से इंक्रीज होता था, लेकिन अब वो 15 पार से भी इंक्रीज हो गया है। एमसी अपनी स्किल्स को देख के इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल्स के बारे में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो फिर तभी एमसी कहता है कि शैडो स्नेक इसकी ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकंड्स की है। मेरी स्टेल्थ मैजेस्टी से ये डबल हो गए 32 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल एचपी वाले क्रोलर को भी वन शॉट कर सकता हूँ। तो फिर तभी एमसी के पीछे एक आवाज आती है। कोई कहता है कि जरा उस पतले से बंदे को तो देखो, उसने तो अकेले ही एक मॉन्स्टर को मार दिया है। मैंने कहा था ना कि ये बहुत आसान है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि एमसी के पीछे एक कपल आया होता है, जिसमें कि वो लड़की अपने बंदे की काफी तारीफ कर रही थी। तो फिर लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर तभी एमसी कुछ सामने देखे काफी हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन्हीं लोगों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर कोई स्पाइडर जैसी बहुत सारी आंखें दिख रही थी। तो फिर ये बंदा कहता है कि हे मैन, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अकेले काफी स्ट्रगल कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? वेल, मैं कहूं तो इसे जरूर अभी कोई कैरी करने वाला है, तू देख तू। तो फिर तभी एमसी अपने पीछे के मॉन्स्टर को देख के हुए कहता है कि नोटर। तो फिर तभी वो अपनी शेडोज में गायब हो जाता है। तो फिर ये लड़की कहती है कि ये बंदा तो सामने से ही गायब हो गया। तो फिर ये लड़का हंसते हुए कहता है कि जरूर ये मेरे मसल देख के डर गया होगा। लेकिन फिर तभी इनके पीछे एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर आ जाता है। तो फिर जैसे ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, क्या है क्या ये चीज। तो फिर तभी हमें बताया जाता है कि नटर एक लेवल 1 के ब्रॉन्ज ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं, बट ये जो नटर है ये लेवल 1 की स्पाइडर है और इसका ग्रेड अभी नॉर्मल है। तो फिर यहाँ पर हमारा एमसी इनविजिबल होकर यहाँ पर ही खड़ा था। वो ये सब कुछ देख के सोचता है कि नटर एक बिगिनर बॉस लेवल का मॉन्स्टर है, उसके पास 1600 से भी ज्यादा की एचपी होती है, उसे कोई नॉर्मल रूकी हैंडल नहीं कर सकता। उसके पास ऐसी छोटी छोटी स्पाइडर्स हैं, अपनी कमांड में होती हैं। यहाँ अपना एमसी भाई सोच ही रहा था, तो फिर इतने में उन दोनों ने उसका खेल ही खत्म कर दिया। तो फिर एमसी कहता है परफेक्ट, चलो अब मैं देखता हूँ कि मेरी अपग्रेडेड स्किल कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है। तो फिर वो सीधे जाके उस स्पाइडर के मुंह में स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा जोर से स्पाइडर चिल्लाने लगता है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा पर्पल खून निकलने लगता है। तो फिर इसके बाद एक बार फिर से भाई हमारा एमसी फिर से शैडो स्नेक में घुस जाता है। तो फिर यहाँ पर स्पाइडर चीखती रहती चिल्लाती रहती है। तो फिर तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 338 का डैमेज किया है और तुमने उसके वीक पॉइंट पे अटैक किया है। तो फिर यहाँ पर हमारा एमसी शैडो स्नेक का यूज करते हुए पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है, क्योंकि उससे भी 9 का डैमेज पड़ा था। तो फिर वो सोचता है कि अच्छा है कि मेरी एजिलिटी इतनी हाई तो है कि मैं इसके अटैक को भी डॉज कर सकता हूँ, वरना अगर मैं इसके अटैक से एक बार भी टकराता तो मैं सीधा वन शॉट किल हो जाता। और फिर मन ही मन अपने मन में हंसते हुए कहता है मेरे पिछले वाला अटैक उसने पूरे 300 का डैमेज दिया, ये सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत घायल हो चुकी है और इसके अंदर से खून निकल रहा था, उसके बावजूद भी वो पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगी है। वो वहाँ पे सारे के सारे पेड़ को तोड़ रही होती है। ये देख के भाई हमारा एमसी सोचता है कि ये बहुत गुस्सा हो चुकी है। तो फिर तभी हमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर काफी इंटेलिजेंट होते हैं, बस ये खड़े रहकर तुम्हारा हमला खाने का इंतजार नहीं करेंगे। तो फिर ये स्पाइडर चारों तरफ हमला कर रही थी। ये देखिए अपना एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ पागलों की तरह हमला इसीलिए कर रही है ताकि मेरी लोकेशन का पिन पॉइंट इसको पता लग सके। और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी अब अलर्ट लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मैं ऐसी अब हमला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरा गैस सही है तो तभी ये स्पाइडर चारों तरफ तोड़फाड़ कर ही रही थी। तो फिर तभी एक हमला आता है और ये हमला सीधा जाके स्पाइडर के पेट पे टकराता है। और ये भी स्पाइडर का एक वीक पॉइंट ही था, नीचे का उसका पेड़, तो उस पे भी इसका 300 का लगभग डैमेज पड़ता है। तो फिर तभी हमारा एमसी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। तो फिर वो हमें बताता है कि हमारा मेन डैमेज आउटपुट स्टेल्थ के एम्बुश करने के स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल इंचेंटमेंट की वजह से आता है। अगर मैं उसको पत्थर फेंक के भी मारूं तो उस पे भी सोलो डैमेज डील ही होगा। फिर वो एक और पत्थर फेंकते हुए बताता है बस मुझे एक चीज करनी है, बस मेरे शैडो स्नेक का कूल डाउन खत्म होने तक का इंतजार करना है और फिर 1 सेकंड पहले ही पत्थर फेंकना है। बस ये पत्थर ही एम्बो स्ट्राइक बैंक स्टेप वीक पॉइंट अटैक बोनस को ट्रिगर कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, अगला पत्थर जाके फिर से उसके मुंह में लगता है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, 289 का डैमेज पड़ता है और ये
अटैक भी वीक पॉइंट पे ही हुआ था। तो फिर हमारा एमएससी चुपते हुए सोचता है कि अब मुझे शैडो स्नेक को फिर से एक्टिवेट करना होगा और शैडो स्नेक के कूल डाउन तक मुझे फिर से हिडन रहना है और कूल डाउन के खत्म होने से 1 सेकंड पहले मुझे निकल के पत्थर फेंकना है। तो फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, इसी टाउन में आ जाते हैं। सभी लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे तो तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट, प्लेयर शैडो ने एक नेटर बाउंस बैक के मॉन्स्टर को मार के लेवल 2 को अचीव किया और वो इस टाउन का पहला पर्सन बन गया है जिसने लेवल 2 को अचीव किया। सेल टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिवेट हो चुका है। तो फिर हमें दिखाते हैं कि इसी टाउन के ऊपर एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है जिस पर कि बस नंबर 1 में लेवल 2 का यानी कि हमारे शैडो का मतलब यानी कि हमारे एमएससी का नाम आ चुका था। तो फिर सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। तो फिर सभी लोग उसको देखने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं। तो फिर सब एकदम से शुरू हो जाते हैं, व्हाट द हेल, क्या चल रहा है वहाँ पे? सोलो किल, मैं तो अभी भी 2 बार मर चुका हूँ और अभी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पर पहले ही किसी ने सोलो बॉस मार दिया। क्या कोई बता सकता है कि आखिर ये प्रो कौन है? क्या कोई मुझे इसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है? और इस लीडर बोर्ड में एक ही नाम क्यों बताया जा रहा है? और यहाँ पर उसी घमंडी लड़की की टीम भी थी। यहाँ पर उसके टीममेट भी कहते हैं, पियर क्या तुम ये देख पा रही हो कि क्या ये वही शैडो है जो अकेले बाहर गया था? तो फिर पियर कहते कि हाँ ये है तो वही, पर ये लेवल 2 पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, उसने एक बॉस को कैसे मार दिया? तो फिर तभी उसका टीममेट कहता है कि हम तो पूरी पार्टी के साथ भी एक नॉर्मल मॉब को भी नहीं मार पा रहे, उसने तो अकेले ही बॉस मार दिया। तो क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो या फिर ये सिस्टम में कोई एरर है? यहाँ पर ये कपल भी था जिससे एमएससी के सामने ही उस स्पाइडर ने मार दिया था। तो फिर तभी ये बंदा कहता है कि क्या किसी ने स्पाइडर को मार दिया? बट उसके साथ छोटे छोटे स्पाइडर्स भी बहुत सारे थे, आखिर ये शैडो कौन है? तो फिर वो लड़की कहती है कि क्या ये वही छुपने वाला असेंशन है? तो फिर एमएससी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने एक ब्राउन्स नटर को मारा है, तुम्हें 300 प्लस एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, कांग्रेचुलेशन तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है, तुम्हें 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, शेलटाउन लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो चुका है, तुम्हें 1 रेपुटेशन पॉइंट मिले हैं और सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो फिर तभी एमएससी ज्वाइंट स्पाइडर के अंदर से लाइव स्पैम को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि जिस मूवमेंट में ये बड़ी सी स्पाइडर मरी वहाँ के छोटे छोटे स्पाइडर्स तो दम दबा के वहाँ से भाग गए। अगर मैं स्पाइडर को मारने से पहले उन छोटे छोटे स्पाइडर्स को मारता तो मुझे ज्यादा एचपी मिलती। तो फिर तभी एमएससी को एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, जिसमें कि स्पाइडर्स के सारे रिवार्ड लिखे होते हैं। एमएससी को इससे 46 लाइफ स्पैम मिलती है, ये ट्रेडेबल होती है और एक स्किल बुक मिलती है, ग्रीडी हैंड मतलब कि लालची हाथी, ये ब्राउन्स रैंक की स्किल है और एक ब्राउन्स रैंक का क्रोसियर ड्रैगर मिलता है जो कि अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से प्लस कर देता है। इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 है और 2 अनलिमिटेड एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और अनलिमिटेड एवोल्यूशन पॉइंट का इसका मतलब है कि इन्फिनिटी एवोल्यूशन। और इतने सारे रिवार्ड्स को देख के अपने एमएससी की नजर सबसे पहले जाती है उस स्किल पर जो की है बुक ग्रीडी हैंड। तो फिर उसके सामने इस स्किल बुक के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि ये स्किल बुक है, कि ये स्किल बुक है ग्रीडी हैंड ब्राउन्स टीयर की, ये असैसिन स्किल बुक है, मतलब है कि असैसिन ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसे याद करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर पे कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 20% चांस होगा एडिशनल लूट रिवार्ड को गेन करने का। इसकी रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 ही है। तो फिर एमएससी अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक ब्राउन्स बॉस मुझे एक गॉड टीयर असेंशन स्किल दे सकता है। और हाँ, इसका मतलब ब्राउन्स टीयर ही है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अब ऐसा समझिए कि असेंशन के लिए ये स्किल बहुत ही ज्यादा काम की है। वैसे वो अपने एवोल्यूशन पॉइंट से इस स्किल को गॉड टीयर तक वैसे ही पहुंचा सकता है। तो तभी वो अपनी ग्रीडी हैंड स्किल के बारे में बताता है कि वो कहता है कि ये स्किल मिलने वाली लूट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देती है आने वाले लेट गेम में। लेट गेम के लिए रिसोर्सेज के लिए बहुत ही कड़ी फाइट होती है। तो फिर एमएससी कहता है कि ये ग्रीडी हैंड मुझे लेट गेम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। जब भी मैं किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे 20% एक्स्ट्रा लूट मिलेगी। मुझे अब भी याद है मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ पर एक ऐसा बंदा हुआ करता था गॉड स्लेयर स्किल्ड, उसके पास भी ये स्किल थी बट उसकी कॉम्बैक्ट पावर भले ही एवरेज थी, इसके बावजूद भी वो गेम में सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला प्लेयर बन गया। मतलब कि लोग उसे हर बार अपनी पार्टी में जुड़वाना चाहते थे। तो फिर इसकी वजह से वो जहाँ पर भी जाता था वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ जाता था। तो फिर तभी अचानक से उसको एक आइडिया आता है। वो कहता है कि वेट अ मिनट, भले एक्टिवेशन में 20% ही बूस्ट लिखा हो पर मैं अगर इसे अपने अनलिमिटेड एवोल्यूशन टैलेंट के साथ जोड़ दूं तो क्या मैं ड्रॉप रेट एंड लूट क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूं। तो फिर इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। तो फिर हम एक ऐसी बिल्डिंग टाइप का एरिया दिखाते हैं जो कि शायद देखने में किसी कॉलेज का एरिया लग रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि एमएससी की बहन अपने दोस्त के साथ वहां पे चल रही थी। तो फिर उसकी दोस्त कहते हैं कि साउ यू, क्या तुम अपने भाई को कॉल करके उससे माफी नहीं मांगने वाली? कल हमने संग फाई को सपोर्ट करने के लिए सीक्रेट एग्जाम को भी स्किप कर दिया, तुम्हारा भाई सच में बहुत ही ज्यादा एंग्री होगा। तो फिर साउ यू भी गुस्से में कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। ये सब कुछ उसकी
उसकी वजह से हुआ है, वरना कल हम टाइम पर एंट्रेंस में पहुंच जाते, नहीं तो हमें मिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी की सारी गलती उसकी है, अगर माफी मांगनी है तो उससे मांगनी चाहिए। तो फिर उसकी दोस्त कहते हैं तो अच्छा ऐसा है क्या, तो कभी कभी तो वो तुम्हें इतनी अच्छे से ट्रीट करता है कि मुझे इससे बहुत जलन होने लगती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है। तो वर्साओयू इसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि उसकी वजह से तो मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, पूरे दिन मेरे काम में उसका रोकना टोकना चलता रहता है। वैसे भी ये मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है, मेरे लिए तो ब्रदर सिर्फ संगफाई है। तो फिर उसकी दोस्त टॉपिक बदलने के लिए कहती है वैसे साऊ ये तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ। तो फिर साऊफाई कहती कि मैं फिसल गई थी, गिर गई थी, जिसकी वजह से मैं ऐसी बन चुकी हूं। तो फिर तभी उसकी दोस्त सामने देखे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो देखते है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो वो कहते है कि हमारे क्लासरूम में इतनी भीड़ क्यों लग रही है। तो जैसे ही वो क्लासरूम में अंदर घुसने की कोशिश करते तो वो देखते कि एक सामने वाला बच्चा इनविजिबल सा हो रखा था। सारे उसके बगल के दोस्त भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा था। तो फिर साऊफाई की दोस्त उस बगल वाले लड़के से पूछती है ये क्या हुआ, ये असांगवे आधा ट्रांसपेरेंट कैसे हो रखा है। तो फिर उसके सामने वाला एक क्लासमेट कहता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन ब्रदर गैंग ने पहले हमसे कहा था कि उन्हें छोटी सी नींद लेनी है, तो वो सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा कि ये आधे से ट्रांसपेरेंट हो रखे थे। तो फिर दूसरा बच्चा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ये बस एक इकलौता केस है, पूरे इंटरनेट में ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे बहुत सारे लोग ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे ही तुम सोते हो वैसे ही तुम ये आधे ट्रांसपेरेंट फैंटम जैसी स्टेट में पहुंच जाते हो, और ये किसी को नहीं पता कि अभी ये क्यों हो रहा है। तो फिर साओयू के दोस्त कहते कि मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके उनको इसके बारे में बताना चाहिए, और साओयू तुम भी अपने ब्रदर को कॉल कर दो जल्दी से। तो साओयू बहुत ज्यादा गुस्से से कहते कि जैसा कि मैंने कभी उसे पहले कॉन्टेक्ट किया ही हो, इसके जैसा बंदा ये तो बेहतर ही होगा कि ये तो वैसे ही मर जाए। तो फिर दूसरी साइड एमएससी को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड स्किल सक्सेसफुली इन्वॉल्व हो चुकी है और ब्राउन से गोल्ड रैंक तक पहुंच चुकी है, और ये अब भी एक असेंशियल स्पेशल स्किल है। पहले जहाँ इसमें 20% चांस होते थे एक्स्ट्रा लूट मिलने के, वही चांस अब इंक्रीज हो गए 70% से भी पार हो चुके हैं। तो फिर तभी एक और नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि तुमने ग्रीडी हैंड को लर्न कर लिया है और ये ग्रीडी हैंड लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। तो फिर इसके बाद अपने एमएससी का हाथ ट्रांसफॉर्म सा होने लगता है, उसके हाथ से बहुत ज्यादा लाइट चमकने लगती है, फिर सारी की सारी रिंग्स उसके हाथों में आने लगती है, उसकी कलाई पे भी अजीब अजीब से लेटर्स बनने लगते हैं। तो फिर तभी दो नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि लिखा होता है कि तुमने सक्सेसफुली ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट कर लिया है। तो फिर वो अपने ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है उसके सामने पड़े बॉस मॉन्स्टर पे, जिससे उसे 2 एवोल्यूशन पॉइंट और 46 डेज की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल जाती है। इसको देख के भाई हमारा एमएससी काफी खुश हो जाता है। तो फिर वो हंसते हंसते चिल्लाते हुए कहता है कि नॉट बैड, मुझे तो और 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। ग्रीडी हैंड को +3 पर पहुंचाने के लिए मुझे 3 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए, जल्दी ही मैं 100% एक्स्ट्रा लूट पा पाऊंगा। तो फिर तभी हमारा एमएससी शैडो स्नेक का इस्तेमाल करते हुए गायब सा होने लगता है। तो फिर वो गायब होते होते कहता है कि अब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस सिचुएशन के बारे में पता चल चुका होगा, अब इस गेम में सुनामी की तरह ज्यादा से ज्यादा लोग घुसते चले जाएंगे, मुझे अपनी प्रोग्रेस को और जरा तेज करना पड़ेगा, और अभी के लिए मैं जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ वो मैं सारे इक्विप कर लेता हूँ। फिर वो एक ब्राउन्स रैंक का क्रॉस ड्रैगर जो अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से बढ़ा देता है, जिसके लिए लेवल 1 की रिक्वायरमेंट होती है, उसे इक्विप कर लेता है। तो फिर हमारा एमएससी स्टेल्थ मोड में चलते चलते बताता है गवर्नमेंट को ये सब पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इस गेम से स्किल्स और इक्विपमेंट में जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में तबाही मचने लगेगी, और स्किल्स और इक्विपमेंट को इस गेम से बाहर निकालने के लिए 2 कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। पहली कि तुम्हें लेवल 10 तक होना चाहिए, और दूसरी तुम्हारे पास इनफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होनी चाहिए। पर यहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर को ग्राइंड करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मुझे ताकतवर बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। तो फिर तभी दूर से आवाजें आने लगती हैं, तो फिर तभी कोई कहता है कि जल्दी इसको डॉज करो। ये सुन के हमारा एमएससी थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा हैरान हो गया था, देखने से तो ऐसा लग रहा था कि सामने लगता है कि कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। तो फिर ये आवाज सुन के हमारा एमएससी भी उस जगह पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एमएससी हमारा भरी बारिश में वहां पर खड़ा होता है, जिसके सामने एक खाई होती है। तो फिर वो सामने देखता है कि एक ग्रुप एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, जो कि एक ब्राउन्स ग्रेड का लेवल 2 स्प्रिंट प्रेडेटर होता है। तो फिर जिसे देख के हमारा एमएससी सोचता है कि क्या एक स्प्रिंट प्रेडेटर, ये तो एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो फिर जब वो सामने देखता है तो वहां पर उसको एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो कहता है कि वांगमिंग,
मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तुमसे मिल पाऊंगा। तो वो अफवाहें सच्ची थी। लोग कहते थे वांगमिंग जब पहली बार इस गेम में आया था उसने अपनी पूरी टीम हिडन क्लास प्लेयर से बनाई थी। उसके 6 के 6 प्लेयर्स हिडन क्लास यूजर थे। तो फिर तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि वांगमिंग अपनी शील्ड आगे करता हुआ कहता है, वो जोर से चलाता है होली बैरियर। तो फिर हम देखते हैं कि उसकी शील्ड के आसपास गोल्डन शील्ड बन जाती है जिसे वो मॉन्स्टर भी तोड़ नहीं पा रहा था। तो फिर तभी हमारा एमसी सोचने लगता है कि वांगमिंग हिडन क्लास होली शील्ड वॉरियर है। उसके पास रेगुलर वॉरियर के दुगने स्टैट्स हैं और उसके पास एक इनेंट स्किल इनविजिबिलिटी है। तो फिर इसके बाद दूसरी साइड इस टीम के फायर मेज अपनी स्टाफ उठा के फायर बॉल अटैक करती है जो कि इस मॉन्स्टर पे 70 का डैमेज करती है। तो फिर अपना एमसी सोचता है कि ये भी एक मेज की हिडन क्लास है जो कि किसी रेगुलर मेज के बोले स्पेल्स के दुगने का डैमेज करती है और उसके पास एक इनेंट बिल्ड इन परफेक्टिक फायर बॉल है। तो फिर इसके बाद भाई हमारा एमसी इस टीम के आर्चर और प्रीस्ट के बारे में बताता है। आर्चर ये भी एक हिडन क्लास प्रोफेशन है, शार्प आई शूटर। इसके पास भी नॉर्मल आर्चर से दुगने स्टेटस हैं और इसके पास भी एक बिल्ड इन रैपिड शॉट स्किल है। और दूसरा है हिडन क्लास का प्रीस्ट। इसके पास किसी नॉर्मल प्रीस्ट से दुगनी हीलिंग पावर है और इसकी स्किल्स की शुरुआत ही ग्रुप हीलिंग स्किल से होती है। तो फिर हम देखते हैं कि आर्चर ने तो इस मॉन्स्टर पर तीरों की बारिश कर दी थी, पर यह मॉन्स्टर कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा लेता है। आर्चर का एक भी हमला मॉन्स्टर पे नहीं लगा। तो फिर तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के एक और हमले में वांगमिन की शील्ड टूट जाती है। तो फिर ये देख के आर्चर चलाता है कि डैम, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही तेज है, मेरा एक भी तीर उससे टकरा ही नहीं रहा है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि वांगमिन अपने घुटनों में आ चुका था और उसे प्रीस्ट हील कर रहा था। तो फिर वांगमिन जोर से चलाता है कि हीलर्स मुझे जिंदा रखो और बाकी सब हमला जारी रखो, हम धीरे धीरे करके इसको ऐसे ही हरा देंगे। तो फिर इसको देखे हमारा एमसी सोचता है कि क्या धीरे धीरे करके इसकी एक एक हेल्थ कम कर रहा है, ये तो सच में ऑप्टिमिस्टिक है। पर ये एक चीज भूल गया कि ये अभी जंगली एरिया में है, तो अगर ये बैटल ऐसे ही चलती रहेगी तो बाकी मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट होते रहेंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जंगल में हमें दिखाते हैं कि कुछ मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। वांगमिंग भी इस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर एमसी उन मॉन्स्टर को देख के सोचता है एक करप्टर, ये लेवल 2 का रेगुलर मॉन्स्टर है जो पूरी तरह से ब्राउन स्लैम जैसी चीज से कवर रहता है और ये रेंज अटैक करता है, यानी कि दूरी वाले हमले। तो फिर तभी हम देखते हैं कि वांगमिंग के सामने से एक बंदा अपनी तलवार लेकर गुजर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, बॉस बच के रहना। वो इन मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है, उसकी तलवार इस मॉन्स्टर से टकराती भी है पर उसका हाथ तो बिल्कुल स्लाइम जैसे ऑब्जेक्ट भी कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ये देख के हमारा एमसी सोचता है कि क्या एक और हिडन क्लास, मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। तो फिर इस तरफ इस तलवारबाज की तलवार से बस उसको सिर्फ और सिर्फ 33 का ही डैमेज पड़ता है, जिसे देख के तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसका डिफेंस तो कुछ ज्यादा ही हाई है। तो फिर तभी ये मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ तो पता नहीं फेंकता है और ये पूरा ही इसके ऊपर ही थूक देता है। तो फिर सेम उसका साथी मॉन्स्टर भी उस मेज के ऊपर सब थूक देता है। तो फिर जिससे ये दोनों बहुत ज्यादा बदबूदार चिल्लाने लग जाते हैं। तो फिर वो बंदा चिल्लाता है, वो कहता है कि ये तो ग्राउंड बाइंड है, हमारी मूवमेंट स्पीड ड्रॉप हो चुकी है। तो फिर इस तरफ ऐसा ही एक मॉन्स्टर उस मेज गर्ल के ऊपर हमला कर देता है। तो फिर ये मेज गर्ल मदद के लिए आवाज लगाती है, चिल्लाने लगती है। तो फिर ये देखे भाई हमारा एमसी तुरंत ही शैडोज में गायब हो जाता है और फिर तभी एकदम से उस मॉन्स्टर की गर्दन ही उड़ा देता है। तो फिर यहाँ पर ये तीनों भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों चिल्लाते हैं कि वाओ ये क्या हुआ, एक करप्टर को वन शॉट कर दिया। यहाँ पर ये करप्टर बिल्कुल लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होने लगता है। तो फिर यहाँ पर वो मेज गर्ल जिसने हमारे एमसी की जान बचाई थी, ये देख के वो चिल्लाते कि क्या किसने किया, कोई तो हमारी मदद कर रहा है। इस तरफ ये तलवारबाज जिसके ऊपर अब भी मॉन्स्टर की नजर है, ये चिल्लाता है कि लेवल 1 के क्रॉलर को मारने के लिए हमारी पूरी टीम ने झुंड बना के 10 सेकंड तक हमला करना पड़ता है, बट यहाँ पर एक लेवल 2 का करप्टर एक ही शॉट में मारा गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर तलवारबाज के जो पीछे मॉन्स्टर होता है उसकी भी गर्दन उड़ जाती है और मॉन्स्टर को पूरे 441 का डैमेज पड़ता है, जिससे देख ये भी अब समझ जाता है और वो जोर से कांपने और चिल्लाने लगता है। क्या ये सच में एक इंस्टेंट किल था। ये अपने बगल में खड़ी मेज गर्ल जिसका नाम लेजी था, उसको वो चिल्लाता है कि क्या तूने उसको देखा, क्या पता चला कि वो कौन था। मेज गर्ल भी चिल्लाती है कि नहीं। तो तभी वांग में भी चिल्लाता है कि किस्मत से वो हमारी तरफ ही है, अब डिस्ट्रैक्ट मत हो और हमला जारी रखो, अब बस प्रिंट प्रेडेटर ही बचा है, तो अपनी हिम्मत बरकरार रखो। तो फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। तो फिर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 2 लेवल 2 के करप्टर्स को मारा है और तुम्हें 40 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, तुम्हें एक एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और कॉमन रैंक की एक स्किल बुक मिली है, वेनम डर्ट, और 8 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिलती है। तो जिसे देख के हमारा एमसी सोचता है कि क्या वेनम डर्ट, ये मिड रेंज के लिए एक पॉइजन डैमेज स्किल है, परफेक्ट, इसे तुरंत इन्वॉल्व करो। और ये तुरंत इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये सिल्वर रैंक की पॉइजन डर्ट स्किल है जिसके आगे +2 लिखा है। ये असेंशन क्लास की स्किल है जिसे डेडली पॉइजन डॉट्स को फेंका जाता है और इसकी मैक्स रेंज है 14 मीटर की, डार्ट हार्ट होने पे 120 का अटैक
डैमेज देगा और अटैक के साथ साथ पॉइजन भी कर देगा। फिर इसका कूल डाउन भी है सिर्फ 5 सेकंड का। इसकी रिक्वायरमेंट है लेवल 2 और इसका वेनम हर सेकंड पर 50% का कंटिन्यूस डैमेज देता है 5 सेकंड तक और ये स्टैक नहीं किया जा सकता। तो फिर यहाँ वांग मिंग उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल के हमले को रोक लेता है। तो फिर दूसरा टेंटिकल उसके पेट में घुस जाता है जिसकी वजह से वो शील्ड से भी बच नहीं पाता। तो फिर उसका दूसरा हाथ भी वो उसके आर पार कर देता है जिससे वांग मिंग की चीखें निकल जाती हैं। यहाँ पर आर्चर वांग मिंग को चिल्लाता है और वो हीलर कहता है कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मैं उसे इतनी तेजी से हील नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ वांग मिंग जिससे हीलर अभी भी हील कर रहा है और वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाता है कि तुम लोग भागो यहाँ से। तो फिर तभी कहीं से एक पॉइजन डॉट उड़ता हुआ आता है और वो सीधे ही उस मॉन्स्टर के सर के बीचों बीच जाके लगता है जिससे वो मॉन्स्टर भी चीखता रह जाता है और ये देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तो फिर ये लोग हैरानी से चिल्लाते हैं कि क्या ऐसा कैसे हुआ, इस अटैक से उस बॉस मॉन्स्टर की आधी एचपी को तुरंत गायब कर दिया। तो फिर यहाँ पर इस बॉस मॉन्स्टर के मुंह से खून पानी की तरह बह रहा था और फिर वो दर्द में घर घर करके चिल्ला रहा था। उसने अपने हाथों को भी पीछे ले लिया था जिसकी वजह से वांग मिंग भी नीचे गिर जाता है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के सिर से पानी की तरह बिल्कुल खून बहता जा रहा था, यानी कि फवारा चल रहा था और ये जोर से एक दहाड़ लगाता है और ये नीचे गिर जाता है क्योंकि अब वेनम का असर स्टार्ट हो गया था। हर सेकंड इसकी 324 की हेल्थ जा रही थी और फिर 5 सेकंड में ये वहीं पर मारा जाता है। तो तब एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 90% से भी ज्यादा का डैमेज दिया है, तो सारी की सारी लूट तुम्हें ही जाती है। तुमने एक ब्राउन्स रैंक स्प्रिंट प्रेडेटर को मारा है, तुम्हें 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और कांग्रेचुलेशन, अब तुम लेवल 3 पे आ चुके हो। तुम्हें 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं और 55 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलती है। तो फिर ये देखे हमारा एमसी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ये डार्ट्स का डैमेज मेरी क्लास की पैसिव स्किल को ट्रिगर कर देंगे। अब मुझे पत्थर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेल्थ में रह के मैं अनलिमिटेड डॉट्स को फेंक सकता हूँ और अब मुझे इस अर्ली और मिड गेम में मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ हिडन क्लास के प्रीस्ट ने वांग मिंग की जान बचा ली है, पर वांग मिंग अपने एमएससी का डैमेज देके बहुत घबरा जाता है। वांग मिंग चिल्लाता है, होली क्रैप, ये डैमेज है, क्या ये बंदा सच में एक इंसान ही है? तो फिर तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अंदर से लूट की लाइट निकल रही थी, मतलब कि यानी कि उसी लूट में लाइफ स्पैम और उसकी सारी लूट होती है। तो फिर तभी वो एकदम से गायब हो जाती है जिसको देख के ये भी बहुत सारा हैरान हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि क्या लूट लाइट गायब हो गई? ये देख के ये बंदा एकदम से खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर देख के हाथ जोड़ने लगता है। तो फिर वो कहता है कि फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तो फिर तभी इन लोगों को एमएससी की आवाज आती है। एमएससी कहता है कि तुम लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हो, ऐसे जंगली इलाकों में ऐसे ही लोगों के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा मत किया करो। तो फिर तभी वांग मिंग भी अपनी टीम को लेकर यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं समझ गया, अब आप अपनी लूट को अच्छे से एग्जामिनेशन कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मेरा नाम वांग मिंग है, तो अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। वहाँ पर लिंजी भी कहने लगते है कि मेरा नाम लिंजी है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, तो क्या मैं आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ सकती हूँ? तो फिर ये देखे जो उसका जो दूसरा साथी होता है वो कहता है कि बातें बहुत हुई, अब यहाँ से निकलो। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी पहले तो लूट की लाइट को कलेक्ट करता है, तो फिर वो सोचता है कि वांग मिंग भरोसेमंद तो लगता है, प्लस उसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस भी हैं और मुझे अपनी चीजें बेचने के लिए एक स्टेबल जगह चाहिए, तो मैं जो चीजें इस्तेमाल नहीं करता वो मैं इन लोगों को बेच सकता हूँ। तो फिर तभी अपना एमसी इस लूट के ऊपर ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें 3 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, 55 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है, तुम्हें स्प्रिंट प्रेडेटर का लेदर ग्रोव मिला है जो कि ब्राउन्स रैंक का आइटम है। तो फिर अपना एमएससी स्प्रिंट प्रेडेटर के लेदर ग्रोव ब्राउन्स रैंक को आइटम को एक्यूब कर लेता है। ये एक असेशन क्लास का ही गियर है जो कि फिजिकल डिफेंस को 9 से और सारे एलिमेंट रेजिस्टेंस को 5 से और कूल डाउन स्पीड को 15 पार से इंक्रीज कर देता है। तो जिन्हें देख के हमारा एमएससी सोचता है कि ये बहुत ही अच्छी लूट थी। तो फिर वो आगे बढ़ता है, वो कहता है कि मेरे पास अब भी बहुत सारे बाकी क्लास की गियर्स और स्किल बुक्स पड़ी हुई हैं, एक बार जैसे ही मेरा बैग फुल हो जाएगा तुरंत मैं अपने टाउन के लिए वापस चला जाऊंगा ताकि मैं इन सबको लाइफ स्पैम के लिए ट्रेड कर सकूं। तो फिर वो एकदम से सीरियस अंदाज में कहता है कि इस बार मेरी प्रोग्रेस अपनी पिछली जिंदगी में 100 गुना तेज है और संगफाई जल्दी मैं तेरे लिए भी आ रहा हूँ। तो फिर इसके बाद हमें एक टीम को मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है। तो फिर इसी टीम में से एक बंदा कहता है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर आते ही जा रहे हैं, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी उसके ऊपर एक ज्वाइंट मॉन्स्टर की
शेडो पड़ती है। तो फिर तभी उसके पीछे वाला बंदा कहता है कि हे तू यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहा है। तो फिर इसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलते। पर तभी ये लोग भी अपने सामने वाले उस जॉइंट ट्री मॉन्स्टर को देखते हैं। ये एक अजीब सा दिखने वाला पेड़ जैसा मॉन्स्टर था जिसके बीच में एक अजीब सा होल भी था। इनकी टीम चिल्लाती है कि आखिर ये क्या चीज है। तो फिर तभी मॉन्स्टर अपने पेट को आगे करता है। उस पेट के अंदर से बहुत सारी वाइन्स निकल रही थी जो कि पर्पल ऑरा में कवर थी। तो फिर ये वाइन्स फुल स्पीड में बिल्कुल तेज तर्रार से इन सारे प्लेयर्स के आर पार हो जाती है और वो बस फिर चीखते रहते हैं। जोर जोर से सारे प्लेयर चिल्लाने लगते हैं लेकिन फिर भी एक भी नहीं बचता और फिर सारे के सारे प्लेयर्स अपने शेल टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर एक बंदा गुस्से से चिल्लाता है कि डैम मॉन्स्टर ये हमेशा झुंड में आते हैं और कम हेल्थ बचती है तो ये तुरंत भाग जाती है। दूसरा बंदा पसीने में लपटता हुआ कहता है हमें इस गेम को एग्जिट करने के लिए लेवल 3 तक पहुंचना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम कैसे लेवल 3 तक पहुंच पाएंगे। तो फिर एक बंदा अपनी टीम कैप्टन से कहता है ऐसा लगता है कि हमें अपनी टीम में अब और लोगों की जरूरत पड़ेगी, मे बी 10 लोग हमें चाहिए। तो फिर उसका टीम का कैप्टन कहता है कि नहीं ये भी काम नहीं करेगा, मैंने एक बार 10 लोगों की टीम को देखा था जो कि मॉन्स्टर के बहुत ही बड़े झुंड के द्वारा मैसकर कर दिए गए। तो अगर ज्यादा ही टीम में लोग होंगे तो वो एक बॉस को अट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने अभी अभी देखा कि 40 लोगों का ग्रुप जिसने डैम नाम के एक मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया और उस मॉन्स्टर ने अपनी एक ही स्किल से 30 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया। तो फिर हम देखते हैं कि इन्हीं के पीछे एक टेलीपोर्टेशन इंफॉर्मेशन ओपन होती है। तो फिर जहां पर हम देखते हैं कि उसी घमंडी लड़की की पूरी टीम यहाँ से वापस एक बार फिर से टेलीपोर्ट होके आ चुकी होती है। उसी टीम के लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अगर हम लेवल 3 तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ही ट्रैप होके रह जाएंगे। हम यहाँ पर सोने के बाद आए थे। तो दूसरे शब्दों में बस हमारी सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस ही यहाँ पर है। तो अगर हम इस गेम को नहीं छोड़ पाए तो हमारी बॉडीज तो भूख प्यास से ही मारी जाएगी। वो घुमंडी लड़की कहती है डैम ये गेम इतना हार्ड क्यों है। तो फिर उसके पीछे वाला बंदा घबराते हुए कहता है कि सिस्टर ली हम ऑलरेडी 3 बार मर चुके हैं और हमारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 10 से भी कम की बची है। तो फिर तभी सिस्टर ली कहते हैं कि भले ये सच है या नहीं अब हम दोबारा मरना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर ये लड़की अपने ऊपर रैंकिंग लिस्ट को देखती है। तो फिर वो कहती है कि वाह शैडो ऑलरेडी लेवल 3 तक पहुंच चुका है और वांगमिंग लेवल 1 पे है। ये लड़की बस अपने असैसिन शैडो को ही देखती है। तो फिर वो कहते हैं कि ये शैडो बंदा इतनी तेजी से लेवल अप कैसे कर सकता है। तो फिर ये जेलसी करते हुए अपने मन में सोचते कि इस बंदे को जरूर कुछ ऐसी मेथड पता होंगी जिससे ये इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा है। हमें इसको कैसे न कैसे करके मनाना पड़ेगा ताकि ये कैसे न कैसे करके हमें भी लेवल 3 तक पहुंचाए और फिर हम इस गेम से बाहर निकल सकें। फिर ये लड़की पूरे जोश से चिल्लाती है मेरे सपनों को चारों तरफ फैला दो। अगर ये शैडो बंदा हमें लेवल 3 तक पहुंचाता है तो मैं रियलिटी में जाने के बाद इसे 10 मिलियन दूंगी और वो भी पूरा पैसा नगद कैश। तो फिर इसके पीछे वाला बंदा घबराते हुए कहता है कि क्या 10 मिलियन। और ये लड़की सोच रही थी कि 10 मिलियन का ऑफर अगर इसकी जगह पर मैं होती तो मैं भी ऐसे ही 10 मिलियन को इग्नोर नहीं कर सकती। तो फिर तभी इस तरफ हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक मैजिकल डार्क के यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मार देता है। तो फिर तभी एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि तुमने एक लेवल 2 के कंटेमिनेटर को मारा है, तुम्हें 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले और एवोल्यूशन पॉइंट 1 मिला है। और फिर शैडो सारी लूट को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि ठीक है अब मेरे पास इनफ एवोल्यूशन पॉइंट हो चुके हैं। तो फिर तभी एमएससी शैडो सिस्टम से कहता है कि मेरे हैंड ऑफ एवरेस्ट को इन्वॉल्व करो। तो फिर सिस्टम इसके 5 एवोल्यूशन पॉइंट को काट देता है और इसके पास अब 0 बचते हैं। तो फिर अब हमें हैंड ऑफ एवरेस्ट स्किल को दिखाते हैं जो कि प्लेटिनम जेड रैंक की हो चुकी है। ये एक असेंशियल स्किल है और इसे मॉन्स्टर की डेड बॉडी पे यूज किया जाता है। पहले जहाँ पे एक्स्ट्रा लूट ड्रॉप करने से चांस 160% थे, यही अब चेंज होके 116% चांस हो चुके हैं। और इस लूट में भी 20% चांस है कि इसकी लूट की रियलिटी 1 लेवल से इंक्रीज हो सकती है। तो फिर एमसी इसको पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि 20% चांस है कि मेरी लूट का लेवल इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं इसको और भी ज्यादा इवॉल्व करता रहूं तो यहाँ पर 100% इवन 200% चांस भी हो सकता है। सच में ये इफेक्ट तो सच में काफी इनक्रेडिबल है, काफी कमाल का है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ के जाने वाला होता है तो तभी उसको एक 8 मिलती है। वो देखता है पीछे मुड़ के वहीं पे उसका जो जॉइंट ट्री वाला मॉन्स्टर था। तो फिर इस मॉन्स्टर को देख के हमारा एमसी कहता है कि ये तो डैम्ड है। और ये डैम्ड वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में वो टीम कैप्टन बता रहा था, जिसने 40 लोगों की पार्टी में से 30 लोगों को सिर्फ अपनी एक ही स्किल से खत्म कर दिया था। तो फिर तभी इसके बाद हमें डैम के बारे में सब कुछ हमें बताया जाता है कि ये एक
डैम्ड जो कि ब्रॉन्ज लेवल का एक बॉस मॉन्स्टर है। तो फिर तभी एमसी इसके मुंह में चमचमाती हुई लाइफ फोर्स को देखते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि ये अब भी लाइफ फोर्स को डाइजेस्ट कर रहा है और ये जल्दी एक सिल्वर लेवल के बॉस मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके मुंह की लाइफ स्पैन तो कुछ ज्यादा ही है, ऐसा लगता है कि इसने लगभग 40 लोगों का ग्रुप को अकेले ही खत्म कर दिया। तो फिर अपने एमसी अपने सिस्टम की स्क्रीन को ओपन करते हुए कहता है मेरा बैकपैक तो पहले ही फुल हो चुका है, कितना बैड लक है, अगर मैं इसको मार भी दूं तो मैं कुछ भी नहीं उठा पाऊंगा। तो ठीक है, मैं स्पॉट को अपने मैप में मार्क कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैं इसको वापस आके मैं मार दूंगा। फिर वो अपने शेडोज में गायब हो जाता है। तो तभी वो कहता है कि वैसे भी इस बॉस को लेवल अप करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, मैं अपनी चीजों को वहीं पे ही बेच के आता हूँ, तब तक ये लेवल अप भी कर लेगा, फिर मैं इसको निपटा दूंगा। तो फिर इसके बाद हमें शेल टाउन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं। वहाँ पे कोई कहता है कि क्या तुमने सुना कि कोई बंदा 10 मिलियन पे करने के लिए रेडी है ताकि लीडर बोर्ड में नंबर 1 शेडो उसे लेवल 3 तक लेवल अप करा सके। तो फिर उसके साथ वाला बंदा कहता है हम तो लगातार मर मर के अपनी जिंदगी कम करवा रहे हैं और ये अमीर लोग लगातार कुछ नए नए सोल्यूशन ढूंढते जा रहे हैं। तो फिर पीछे खड़ी लड़की कहती है कि हम जैसे लोग तो यहाँ से इस गेम से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो फिर इसी लोगों के बीच, इसी शोर शराबे के बीच डार्कनेस में शेडो निकलता है जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो फिर तभी हमारा एमसी तुरंत ही अपने शेडो सिस्टम को ओपन करके वहां पे असेल के ऑप्शन को क्लिक करता है। तो फिर इसके बाद उसके सामने कुछ ओपन हो जाता है। तो वहां पे स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि 10 मिनट के लिए सेल्स ओपन है, तो अगर तुम कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर स्किल्स और इक्विपमेंट है। तो फिर एमसी को देख के सभी के सभी लोग वहां पे एक्साइटमेंट और चिल्लाने लगते हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये बंदा ऐसे कैसे आ सकता है यहाँ पे, इसके पास तो पहले से ही ब्राउन लेवल के 2 गियर्स हैं, इसने ब्राउन्स लेवल की बॉस को मारा है और इसका नेम तो देखो शेडो। दूसरा कहता है कि भगवान, क्या ये सच में लीडर बोर्ड का नंबर 1 शेडो है। तो फिर तभी भीड़ भाड़ में एक लड़की आगे बढ़ती है और लोग वही बात कर रहे होते हैं कि इसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे। तो फिर दूसरा कहता है कि इसने फेस हाइड का फंक्शन एक्टिवेट कर रखा है, गेम की अपीयरेंस रियलिटी में मैच करती है और ये बंदा तो अब भी इतना मिस्टीरियस है। तो फिर तभी वो लड़की अपने एमसी के पास आती है। तो फिर वो कहते हैं कि आइस कॉन स्पेल का कितना प्राइस है। तो शेडो जवाब देता है कि 100 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। तो फिर तभी हमारा एमसी सोचता है कि ये वुमेन पक्का ग्रे रोज होगी जो कि करंटली करली सेज विलेज की 11th रैंक में आती है और इसने भी हाइड फेस का फंक्शन एक्टिवेट कर रखा है। और 100 दिन का ये सुन के लड़की थोड़ा हेजिटेट हो जाती है और कहती है कि 100 दिन कुछ ज्यादा ही नहीं है, क्या तुम इसे थोड़ा सा सस्ता नहीं कर सकते। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि कॉमन स्किल्स के मुकाबले आइसकॉन स्किल मॉन्स्टर हंटिंग की स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। मेजर्स के अर्ली स्टेज को देखते हुए ये पहले इसके लिए बहुत ज्यादा सस्ता है। तो फिर तो वो लड़की कहती है कि क्या मैं रियल वर्ल्ड की मनी से इसको पे कर सकती हूँ। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा कैश है तो तुम बाकियों से ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खरीद के फिर तुम वापस आके मेरे साथ डील कर सकती हो, और अगर तुम्हारे पास अभी के लिए इंतजाम ना हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए इसको अपने पास रिजर्व करके रख सकता हूँ। तो फिर एमसी को ट्रेडेबल लाइफ स्पैम में बिजनेस करते हुए देख के ये लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर वो कहती है कि 1 मिनट रुको। ये लड़की पीछे अपनी टीम के साथ प्राइवेट टीम चैनल को एक्टिवेट करती है और फिर वो कहती है तो गाइस तुम लोग क्या सोचते हो। तो फिर इनकी टीम का एक बंदा कहता है कि तुम्हें हमें लीड करने की वजह से हम इतनी जल्दी लेवल 2 तक पहुंच गए हैं, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर तभी दूसरा बंदा कहता है मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर आइसकॉन स्किल की हेल्प से हम लेवल 3 तक और भी तेजी से पहुंच जाएंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस गेम से बाहर निकलना। तो वो लड़की कहते है कि ठीक है, तुम लोग अपनी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मुझे ट्रांसफर कर दो। तो फिर जब हम रियलिटी में पहुंचेंगे, रियल वर्ल्ड में पहुंचेंगे, तो मैं तुम्हें पैसा पे कर दूंगा। तो ये लड़की सारी की सारी लाइफ स्पैम को कलेक्ट करती है और फिर एमसी के पास आकर कहते है कि ठीक है, 100 डेज की लाइफ स्पैम तैयार है, तो चलो एक डील करते हैं। तो तभी हमारा एमसी सोचता है कि इनकी पूरी टीम लेवल 2 तक पहुंच चुकी है, कम से कम इन्होंने 30 से 40 ट्रैकर्स को मारा ही होगा। इनकी पूरी टीम अगर लाइफ स्पैम मिलाती है तो मेरे हिसाब से 100 से तो ज्यादा ही होगी। तो फिर तभी एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि तुमने आइसकॉन स्किल को सेल कर दिया है और फिर 100 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम के बदले तुम्हारी ट्रेडेबल लाइफ स्पैम अब 268 से 368 दिनों की हो चुकी है। तो फिर तभी वो घमंडी लड़की एमएससी के पास आती है, चिल्लाते हुए कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये सुन के हमारा एमएससी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर तभी ये लड़की एमएससी के सामने गुंडी बनते हुए अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, शैडो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, तुम मुझे लेवल 3 तक लेके चलो और जब हम रियलिटी में वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें 10 मिलियन कैश दूंगी। तो फिर पीछे वाले बंदे ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। तो फिर इनमें से एक कहता है कि वाओ, क्या मैंने अभी सब कुछ सही सुना, किसी ने 10 मिलियन का ऑफर किया।
शैडो के लिए। तो फिर इसके साथ वाला बंदा कहता है कि इसने इतनी आसानी से 10 मिलियन कमा लिए। तो फिर तभी एमसी इस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही है जांग लिंग, जो कि मेरी पिछली जिंदगी में एक क्रिमिनल गैंग की लीडर हुआ करती थी। बाद में फिर अथॉरिटी ने इसकी पूरी गैंग को खत्म कर दिया था। तो फिर ये लड़की वही घमंडी टून में कहती है कि मेरे फादर डार्जिलिंग इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, तुम किसी से भी पूछ सकते हो, हम पैसे आसानी से पे कर सकते हैं। तो फिर तभी एमसी सोचता है कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस लड़की ने कैश के लालच देके यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रेडेबल लाइफ स्पैम खरीद लिया है और कई सारे लोगों को किडनैप करके यहाँ पर उससे काम करवाती थी, और जो लोग भी इनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे वो उन्हें रियलिटी में मरवा देती थी। ऐसे लोग बस धरती पर बोझ होते हैं। तो फिर वो सीधा सीधा इसके मुंह पे कह देता है कि मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो फिर ये लड़की एकदम से अपने घमंड में कहती है कि शैडो, भले ही तुम इस गेम में अभी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, यहाँ पर किसी को नहीं पता कि इस गेम के साथ क्या चल रहा है, तो अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम राजाओं वाली जिंदगी जियोगे, तुम्हें कार, घर, लड़की, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मिलेगा। तो फिर एमसी उसकी बात को काटते हुए कहता है कि अगर तुझे कुछ नहीं खरीदना तो यहाँ से साइड हट जाओ, मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। तो फिर तभी वो सोचता है अपने मन में, जल्दी कैश यूजलेस हो जाएगा, लोग यूनिवर्सल करेंसी के तौर पर ट्रेडेबल लाइफ स्पैम का इस्तेमाल किया करेंगे। तो फिर तभी ये लड़की अपनी घमंडी में कहती कि क्या कचरा है, मैंने तुमको खुद को ले जाने के लिए कह के तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रही हूँ, अगर हम अभी रियलिटी में होते तो मैं अभी के भी तुम्हें एक सबक सिखा देती। तो फिर लड़की की बात सुनते हुए हमारी शैडो को भी भाई गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो कहता है कि बस एक और शब्द और मैं तुमको तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी लाइफ स्पैम 0 ना हो जाए। तो फिर शैडोज का मर्डरस एरा फील करते हुए ये लड़की और उसकी टीम की फट के बाहर आ जाती है। तो फिर ये लड़की तुरंत अपनी धुम दबा के भागने लगती है और वो कहती है, तो फिर पीछे के लोग बस देखते रह जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद एक सीन दिखाते हैं, एमएससी के बाद एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक ब्राउन्स ग्रेड की डम लाइक टोनी को बेचा है, तुम्हें 19 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है। अब उसके बाद 546 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम हो चुकी है। तो फिर जिन लोगों ने एमएससी से सामान खरीदा था वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। वो लोग कह रहे थे कि अब तो मैं भी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं। तो फिर अपना एमएससी सोचता कि चलो अब सब कुछ बिक गया, चलो मैं स्टॉल को क्लोज करता हूँ, अब टाइम है उस डैम को ठिकाने लगाने का। तो फिर तभी एमएससी शैडोज में गायब होता है। वो अपने मन में सोचता है कि अभी इस मूवमेंट पे किसी को नहीं पता कि हम ट्रेडेबल लाइफ स्पैम से इन स्किल्स को रियलिटी में ला सकते हैं, और ये भी किसी को नहीं पता कि गॉड फॉरसेकन गेम में रियलिटी को ऑर्डर में कोलैब कर देगा। तो फिर एमएससी को देख के वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अरे तुमने देखा कि वो कहाँ गया। तो फिर तभी अपना एमएससी उनको इग्नोर करते हुए अपने मन में सोचता है, अभी जिन हजारों सालों की लेगसीज के ऊपर जिनके ऊपर हम प्राउड करते हैं वो जल्दी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, यानी कि किसी काम की नहीं रहेगी। जिन लोगों के पास शक्ति होगी वह चीज की नींव रखेंगे। तो फिर जहाँ पर हम देखते हैं कि वही घमंडी लड़की अपनी पूरी टीम के साथ पूरी फुल स्पीड में भागते हुए किसी गली के अंदर आ चुकी थी। तो फिर ये लड़की पूरे गुस्से में कहती है कि वो शैडो ना सिर्फ उसने मेरे ऑफर को रिफ्यूज किया बल्कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मुझे धमकाया, बस एक बार मैं वापस रियलिटी में आ जाऊं तो मैं ये कंफर्म करती हूँ कि मैं उसको जान से मार दूंगी। तो फिर तभी उसी गली पे एक घर से एक बंदा निकलता है जो कि कहता है, हेलो सिस्टर लेजी। तो फिर ये घमंडी लड़की भी उसकी शक्ल देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये है कौन। तो फिर वो बंदा कहता है कि मेरा नाम है मोलीजून, पर तुम मुझे ओल्ड माउ बुला सकती हो और मैं करंटली लेवल 2 पर हूँ। बट क्या तुम्हें पता है कि हम जैसे लोगों के पास लेवल अप करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, मैं तुम्हें लेवल अप करने में मदद कर सकता हूँ, क्या वो 10 मिलियन वाला ऑफर अब भी है। तो फिर ये लड़की इतनी आसानी से तो बेवकूफ नहीं बनने वाली, तो इसीलिए फिर वो लड़की अपने फुल एटीट्यूड में कहती है, ट्रिक्स, कौन सी ट्रिक्स। तो फिर ये बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ऐसे यूजुअली उस ट्रिक्स के बारे में ऐसे किसी को शेयर नहीं करता, बट ये सिस्टर लेजी है तो मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए आपके लिए एक एक्सेप्शन कर ही देता हूं। तो फिर ये बंदा कहता है कि अभी के लिए तुम बहुत ही तेजी से लेवल अप करना चाहती हो, तो तुम्हें अपने सारे इनिशियल एडिबल पॉइंट्स को एजिनिटी में डालने पड़ेंगे, जिससे हमारी फुल स्पीड में भागने की रफ्तार इतनी तेज तो हो ही जाएगी कि हम क्रोलर से तो तेज भाग सकते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर ये सुन के वो घमंडी लड़की तो काफी हैरान हो जाती है। तो फिर ये लड़की सोचती है कि ओहो ये गेम ऐसे काम करता है, पर मैंने तो अपने पूरे 5 इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेंथ में लगा दिया। तो फिर लेजी ओल्ड माउ से कहती तो चलो ठीक है, तुम्हें सच में एक दो चीजें तो तुम्हें पता ही है, तो ठीक है अब मुझे लेवल अप करने के लिए लेके चलो। ये लड़की अपने मन में सोच रही थी कि चलो भूल जाओ, एटलीस्ट मुझे ऐसा पर्सन तो मिल ही गया जैसे ये तो पता है कि पावरफुल लोग कैसे लेवल अप कर रहे हैं। तो फिर लेजी ओल्ड माउ से कहती है कि पर तुम शैडो की तरह पावरफुल नहीं हो, तो फिर इसीलिए मैं तुम्हें 5 मिलियन दे सकती हूँ, तो क्या तुम्हें एक्सेप्ट करोगे। तुम मुझे लेवल
3 तक लेके चलो, जैसे ही हम रियलिटी में पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें 5 मिलियन कैश में दे दूंगी। तो फिर ओल्ड माओ कहता है कि नो प्रॉब्लम, वो शैडो स्ट्रॉन्ग तो है पर लगता है कि उसके दिमाग के साथ कुछ लोचा हुआ है कि उसने 10 मिलियन को ऑफर ऐसे ही रिफ्यूज कर दिया। कितना बड़ा इडियट है वो। तो फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, तो फिर हमें दिखाते हैं शैडो को जो कि पूरी फॉरेस्ट में घूम रहा था। तो फिर वो चलते चलते अब आ जाता है वो उसी डैम मॉन्स्टर के सामने, जिसे देख के वो सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, बॉस मॉन्स्टर पहले ही सिल्वर टियर पे पहुंच चुका है और इसके आसपास इतनी ज्यादा ग्रे मिस्ट फैल चुकी है, क्या ये अब भी इवॉल्व कर रहा है। फिर वो अपना पॉइजन ऑफ डार्ट निकालता है। तो फिर वो सोचता है कि इस एवोल्यूशन में सिल्वर से गोल्ड टियर तक पहुंचने के लिए मुझे 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो फिर वो कहता है कि मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। तो फिर वो अपना डॉट निकालता है। तो फिर वो अपनी स्टेल्थ को ब्रेक करके सीधा उस डॉट को फेंक देता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर पे लगता है जो कि सीधा 659 का डैमेज करता है। तो फिर तभी उस मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। वो जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसकी हेल्थ माइनस होने लगती है। तो फिर वेनम की इफेक्ट की वजह से पूरी की पूरी 219 करके माइनस हो रही थी उसकी हेल्थ। तो फिर हम देखते कि एमसी तो शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके शैडोज में घुस जाता है। तो फिर ये मॉन्स्टर गुस्से में गुरगुराते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। तभी ये देख के हमारा एमसी सोचता है कि एक सिल्वर टियर बॉस की हेल्थ बॉस टियर बॉस के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। तो फिर ये बॉस मॉन्स्टर अपनी स्क्रीच करते हुए अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। तो फिर वो एकदम से वो अपने हाथों को नीचे करता है, उसी लाइट बॉल की तरफ घूरते हुए जोर से ताड़ लगाता है, जिससे उस लाइट बॉल के अंदर से बहुत सारे पर्पल अटैक निकलने लगते हैं। तो फिर जिसे देख के तो भाई हमारा एमसी सोचने लगता है कि अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो इस बॉस की हेल्थ मेरे 2 से 3 वेनम डॉट्स के बराबर होगी। यहाँ वो आराम से इनविजिबल होकर इस बॉस के सारे हमलों को डॉज कर रहा था। तो फिर वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके स्टेल्थ के कूल डाउन के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। मैं इस बॉस के पागलपन भरे सारे हमलों के बीचों बीच एक डॉट फेंक दूंगा। तो फिर उसके तुरंत बाद ही स्टेल्थ को एक्टिवेट करके वापस से इसकी अटैक रेंज से बाहर चला जाऊंगा। तो फिर इस तरफ ये मॉन्स्टर अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके बाद उसकी कूल डाउन में चला गया था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही थी। यहाँ अपने एमसी को ये सही मौका दिखता था। फिर वो अपने डार्ट को लेके इसकी तरफ भागने लगता है। तो फिर वो अपनी स्टेल्थ ब्रेक करके सीधा उसके सिर पे हमला करता है। तो फिर जैसे किसी गुब्बारे से पानी निकलता ना, सेम उसी तरह बॉस के सिर से खून निकल रहा था। तो फिर डॉट में लगे वेनम की वजह से इसके कंटिन्यूसली 5 सेकंड से डैमेज पड़ ही रहा था। तो फिर ये मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। तो फिर धुम धुमा के यहाँ से भागने लगता है। तो तभी एम से ये देख के सोचने लगता है कि बॉस की हेल्थ लगभग खत्म हो गई है, इसीलिए उसने भागना शुरू कर दिया। ये देख के हमारा एमसी सोचता है कि वैसे भी अगर ये यहाँ पर रुकता तो ये अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा होता। तो फिर मुझे और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर अब ये भाग रहा है तो मेरे लिए अच्छा ही है। तो फिर ये फुल स्पीड में जाता है, स्टेल्थ ब्रेक करके सीधा उस मॉन्स्टर के सिर पे एक जंप से हमला करता है। तभी हमारा एमसी सोचने लगता है कि बिना स्ट्रगल कैसे सरेंडर कर देना, ये कितना इजी था। तो फिर हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से वो मॉन्स्टर तुरंत ही मारा जाता है। तभी एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने एक कर्स मास्टर सिल्वर टियर के मॉन्स्टर को मारा है, तुम्हें 1800 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले और कांग्रेचुलेशन तुम लेवल 5 पे पहुंच चुके हो और कांग्रेचुलेशन तुम्हें 4 एवोल्यूशन पॉइंट मिले और साथ ही साथ 124 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है। तो फिर इन रिवॉर्ड्स को देख के हमारा एमसी तो इतना खुश हो जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो फिर वो कहता है कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, मैं 2 बार लेवल अप कर गया, मुझे 4 एवोल्यूशन पॉइंट भी मिले हैं। तो फिर भाई हमारा एमसी अपना हाथ उठा के ग्रेडी हैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे सक्सेसफुली उसका ग्रेडी हैंड एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर उसे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें एक बार और 4 एवोल्यूशन पॉइंट मिले और 124 दिन की एक बार फिर से ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है। और जिसे देख के हमारा एमसी कहता है कि मुझे तो डायरेक्टली डबल बोनस मिल गया। तो सिल्वर टियर के बॉस एक्चुअली ग्रांटेड 12 एवोल्यूशन पॉइंट और 372 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन देते हैं। तो तभी इसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि तुम्हें ग्रेडी हैंड का एक्स्ट्रा इफेक्ट ट्रिगर हो चुका है, तुम्हारी लूट के अंदर से एक सिल्वर टियर का आइटम गोल्ड टियर से अपडेट हो चुका है। और तभी हमारा एमसी कहता है तो क्या इसका मतलब है कि इसने गोल्ड टियर की लूट ड्रॉप की? ग्रेडी हैंड से मैंने इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था, बट 20% चांस होते हैं कि किसी भी एक्स्ट्रा लूट को एक लेवल से अपग्रेड करने का। तो शैडो अपने सामने वाली लूट देख के कहता है इसने तो लगभग 7-8 इक्विपमेंट के पीसेस ड्रॉप किए हैं, मेरे बैकपैक में तो बस 10 पीस की जगह है। मैं अभी तो अपना बैकपैक अपना खाली करके आया था, मतलब कि एक बॉस को मारने के बाद मुझे वापस से विलेज में जाना पड़ेगा, तो ये कितना टाइम वेस्ट है। अब मैं ये आशा करता हूँ इस कर्स मॉन्स्टर ने मुझे कुछ स्टोरेज आइटम या फिर कुछ स्टोरेज रिंग वगैरह दी हो ताकि मेरे पास थोड़े और स्टोरेज के स्लॉट आ सके। तो फिर वो अपनी गोल्ड टियर आइटम की तरफ हाथ बढ़ाता है। तो फिर वो उसे देख के बहुत हैरान हो जाता है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें एक विलेज में एक लड़की दिखाते हैं। यहाँ पर ये लड़की टेलीपोर्ट आके आती है। तो फिर ये लड़की विलेज में आते हुए कहती है कि फाइनली
हम जिंदा वापस आ गए। ये लड़की वांग मिंग की टीम से है। तो फिर यहाँ पर ये लड़का कहता है कि वांग मिंग की मदद से ही हम लेवल 3 तक पहुंच चुके हैं और लेवल 3 तक पहुंच के फाइनली हम वापस में टाउन में सेफली आ चुके हैं। तो फिर ये लड़की कहती है कि एब्सोल्युटली वांग मिंग तो काफी स्ट्रांग है। तो फिर वांग मिंग कहता है कि ये तो हम सभी लोगों की मेहनत का नतीजा है। तो फिर ये लड़की थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि तो ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि मुझे उस बिग शॉट को अपना फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने का मौका नहीं मिला। जरूर मैं उस टाइम पे पूरी तरह मिट्टी में कवर थी, इसलिए उस बिग शॉट का मेरी तरफ ध्यान नहीं गया। तो फिर इसका दूसरा कहता है कि मे भी अगर तुम्हारा ये ताजा ज्यादा ड्रॉप किया हुआ गियर तुम पहले पहन के रखती तो जरूर वो हाँ कर देता। और ये जिस बिग शॉट की बात कर रहे हैं वो भाई हमारा शेडो ही है, ठीक है। तो फिर तभी एक अनाउंसमेंट आती है, लीडर बोर्ड अपडेट, शेडो लेवल 5 पे पहुंच गया है। तो फिर वहां पे खड़े लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि क्या सीधा 3 से सीधा 5, तो क्या इसने किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारा है। तो फिर सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि बस 10 मिनट तो पहले ही बिग शॉट को यहाँ पर मैंने सभी कुछ अपना बेचते हुए देखा। 10 मिनट में उसने इतनी जल्दी 2 लेवल कैसे पार कर लिए। तो फिर दूसरा बंदा कहता है कि मेरी सिस्टर 18 साल की हो गई है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो मेरी सिस्टर को पसंद कर ले तो मुझे थोड़े से बेनिफिट मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत लेवल अप भी हो जाएगा। तो फिर दूसरा बंदा कहता है कि ओ कम ऑन, उसने 10 मिलियन नहीं लिए, वो तेरी बहन की तरफ देखेगा। तो फिर वांग मिंग की टीम से कोई बंदा कहता है कि डैम, हम तो इतनी मुश्किल से लेवल 3 तक पहुंच चुके हैं और ये बंदा तो पहले ही लेवल 5 पर पहुंच चुका है, ऐसे कैसे चलेगा यार। तो फिर इसके इंप्रेशन देके वांग मिंग भी थोड़ी उनकी तरफ देखता है। तो फिर वो खांसते हुए उन लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है। तो फिर वो कहता है इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, अभी चलो सभी लोग रियलिटी में वापस चलते हैं और अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को इस गॉड्स फॉरसेकन गेम के बारे में बताते हैं। इस दुनिया का लॉ एंड ऑर्डर बदलने वाला है, यहाँ पर चारों तरफ क्योस छा जाएगा। कम से कम हम अपने करीबियों को तो वार्न कर सकते हैं ना, ताकि वो तैयार रहे। तो फिर वो लॉग ऑफ करने लगते हैं। तो फिर उनके आसपास फॉर्मुलेशन बनने लगते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि चलो अभी के लिए लॉग ऑफ करते हैं। तो फिर वहां से लॉग आउट करने के बाद वो सीधा वांग मिंग सीधा रियलिटी में आंखें खोलने लगता है, धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है, सर पे हाथ रख के खड़ा हो ही रहा था। उसके बगल में एक बंदा खड़ा था जो कि कहता है देखो ब्रदर वांग मिंग जाग गए। तो फिर बगल में हम देखते हैं कि एक और बंदा था जो कि कहता है कि जाओ जाके टीम लीडर को बताओ कि वांग मिंग जाग गए हैं, उन्हें यहाँ पर लेके आओ। इसके बगल में पूरी की पूरी टीम खड़ी थी। तो फिर वांग मिंग के बगल में एक बंदा आता है, वो कहता है कि ब्रदर आप कैसे हो, तो क्या आप ठीक हो। तो फिर दूसरा बंदा कहता है कि हम तो आपकी बहुत चिंता कर रहे थे। तो क्या आपको पता है कि आप कैसे दिख रहे थे, आप बिल्कुल आधे से ट्रांसपेरेंट जैसे दिख रहे थे। ब्रदर वांग मिंग हमें तुम ऐसे डराया मत करो प्लीज, कल मैंने आपसे आपको आराम करने के लिए बोला था ना, वैसे मैं यहाँ पर आपके द्वारा बताए गए सस्पेक्ट पर नजर रखने के लिए आया हूँ। तो फिर अपनी टीम को हड़बड़ाता हुआ देख के वांग मिंग भी थोड़ा परेशान होने लगता है, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। तो फिर वो जोर से चिल्लाता है कि सभी लोगों को यहाँ पर गैदर करो, कुछ बड़ा हो रहा है।